नमस्कार साथियों, मैं अजय अरसाना। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 के बारे में कि आखिर हम कैसे अपना स्कोर और इम्प्रूव कर सकते हैं। साथियों, ज़्यादातर बच्चों ने कमेंट किया कि उन्होंने अपने पहले मॉक में 50 और 60 के बीच में नंबर हासिल किए। लेकिन साथियों, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि आपने अपने जो मॉक का एक डर होता है बच्चों में, आपने उस डर को ख़त्म किया। अगर आपने आज पहला मॉक दिया है अपना, तो साथियों ये आपकी जीत है। आपके नंबर चाहे कुछ भी बने हो, आपके नंबर चाहे 40 आए हो, 60 आए हो, चाहे 80 आए हो, साथियों ये मायने ही नहीं रखता। क्योंकि बच्चे तैयारी अच्छी करते हैं, पढ़ते अच्छे हैं, लेकिन मॉक लगाने से डरते हैं। वो डरते हैं कि अगर बाई चांस मेरे नंबर कम आए तो मेरे को बहुत बेइज्जती फील होगी, यार मैं पढ़ अच्छा रहा हूँ लेकिन मैं नंबर अच्छे नहीं ला पा रहा हूँ। वो शीशे में शक्ल देखने से डरते हैं यार। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने मॉक दिया, गुड। अब आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि आपके नंबर कितने आए। नंबर आपके ज़्यादातर बच्चों के जो कमेंट थे उसमें 50 टू 60 के बीच में उनके नंबर थे, और नेगेटिव मार्किंग करके उनके फिर 45 टू 50 के बीच में नंबर रह पा रहे थे। अब इससे ये पता चलता है कि अभी आपकी जो तैयारी है बिल्कुल बिगनर लेवल पे है। अभी आपने जो सिलेबस है वो डीपली कंप्लीट किया ही नहीं। तो सबसे पहला जो काम है, आपको अपना सिलेबस डीपली कंप्लीट करना है। साथ ही मैंने एक चीज़ नोटिस की, मेरे को दो टाइप के स्टूडेंट दिखे। पहला वो जो बिल्कुल बिगनर लेवल के थे, और जो जिन्होंने पहली बार अपना सिलेबस कंप्लीट करके थोड़ा बहुत बेसिक से अपना मॉक दिया और उनके नंबर 50 टू 60 के बीच में बन रहे थे। दूसरे बच्चे वो जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनके नंबर 70 टू 80 के बीच में ही बन रहे थे, वो भी अच्छा गुड स्कोर है। अब मुद्दा ये है कि साथियों देखो, तैयारी सब कर रहे हैं, पढ़ाई सब कर रहे हैं, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती। यहाँ पर जो मेन डिफरेंस आता है कि आप किस माइंडसेट के साथ तैयारी कर रहे हो और आपकी रणनीति क्या है, आप किस प्रकार अपनी तैयारी कर रहे हो। तो साथियों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रूफ दूंगा कि कैसे जब मैं अपना मॉक लगाता था तो मेरे मॉक में 40 नंबर आते थे। स्टार्टिंग में 40 से 45, 46 ऐसे नंबर आते थे। जब मैंने अपना CVT 1 दिया तो उसमें मेरे रॉ मार्क्स साथियों 62 थे। और लेकिन मैं रुका नहीं। जब मैं मेरा मेन एग्जाम दिया, CVT 2 फाइनल एग्जाम दिया, उसमें साथियों मेरे मार्क्स 94 थे। आखिर ये इंप्रूवमेंट कैसे हासिल हुआ, ये जो नंबर्स थे मैंने कैसे अपने इंक्रीज़ किए, आपको ये पूरी डिटेल मैं जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं साथ में आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी अगर आपने आज सीखी, आज आपने इसे समझा और इसे लागू किया, तो यकीनन मानो यारों, आपके नंबर भी सिर्फ 94 नहीं, आपके नंबर 100 को पार करेंगे। बस आप इसे एक बार ध्यान से सुनना और इसे लागू करना। साथ ही ये कहानी शुरू होती है सन 2003 से। उस समय जो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम थी वो अपने गुमनामी के दौर से गुजर रही थी। उसकी हालत इतनी कमज़ोर थी कि उसके देश के खुद के जो कंपनी के मालिक थे उन्हें अपनी साइकिल तक नहीं देते थे। उन्हें मना कर देते थे कि अगर आपके पास हमारी कंपनी की साइकिल देख ली तो कोई दूसरे देश वाले हमसे साइकिल नहीं खरीदेंगे, बोलेंगे कि आपकी साइकिल की क्वालिटी घटिया है, इसीलिए ये टीम कभी जीतती नहीं है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो जो टीम बिल्कुल फर्श पे थी, फर्श से अपने अर्श तक पहुंची, उस टीम ने विश्व की सबसे सफलतम टीमों में अपना नाम शुमार किया। साथियों, यहाँ बात आती है सर डेव ब्रेसफोर्ड की, जो उस टीम के कोच 2003 में नियुक्त हुए। उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, वो भी बाकी जो कोच थे उन्हीं की तरह थे। बस उनमें एक चीज़ अलग थी, वो ईमानदार थे। वो अपना एनालिसिस बहुत ही अच्छी तरह करते थे, हर मतलब डीपली करते थे। अगर उन्हें लगता था कि 1% यहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है तो उसे तुरंत एक्सपर्ट से राय ली और तुरंत उसे लागू किया। वो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, नहाने से लेकर खाने तक, एक्सरसाइज से लेकर आराम तक, हर चीज़ में उन्होंने टीम को नोटिस किया और उनका इम्प्रूवमेंट किया। और इसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट साथियों, जो टीम पूरे ओलंपिक इतिहास में सिर्फ एक गोल्ड मेडल ले पाई थी, उस टीम ने सिर्फ सर ब्रेसफोर्ड के कार्यकाल के दौरान 10 वर्षों में ही 66 से अधिक गोल्ड मेडल प्राप्त किए। जिस टीम ने आज तक कभी भी टूर द फ्रांस चैंपियनशिप, जिसे साइकिलिंग का वर्ल्ड कप कहा जाता है, उसमें आज तक कभी भी कोई मतलब जीत हासिल नहीं की, उस टीम ने 5 बार वह प्रतियोगिता जीती। और सबसे बड़ी बात, उस टीम ने सर ब्रेसफोर्ड के कार्यकाल के दौरान 10 वर्षों में 178 से अधिक बार विश्व चैंपियनशिप की प्रतियोगिता जीती। साथियों, इतनी सफलता, इतनी समृद्धि उन्हें कैसे हासिल हुई? उन्हें हासिल हुई पहली बात ईमानदारी से, वो अपने प्रति ईमानदार थे। दूसरी बात एनालिसिस, जितना अच्छा उन्होंने खुद का एनालिसिस किया, उन्होंने देखा कि वो किस चीज़ में कमज़ोर हैं, उस चीज़ पे उन्होंने वर्क किया। उन्होंने कभी ये नहीं किया कि ठीक है मैं अच्छा दौड़ता हूँ, तो उन्होंने अपनी दौड़ को अच्छा नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि मैं अच्छा दौड़ता हूँ, लेकिन सोते समय मैं फ़ोन चलाने लग जाता हूँ या फिर किसी बात में खो जाता हूँ। उन्होंने उस चीज़ पर काम किया, अच्छी गहरी नींद ली, सुबह जगे और अपना काम शुरू किया। साथियों, यही रणनीति हमें अपने कंपटीशन के क्षेत्र में लागू करनी है।
मान लो कि आज हम 40 नंबर ला रहे हैं, 50 नंबर ला रहे हैं, बिल्कुल बेसिक हैं। इससे ज़्यादा बेसिक और क्या हो सकता है? 30-40 नंबर बेसिक। मैं मानता हूँ कि आज हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, बिल्कुल ज़ीरो। लेकिन जो बच्चा आज ज़ीरो है, क्या वो कल 100 नंबर नहीं ला सकता? क्यों नहीं ला सकता यारों? मैं बिल्कुल ज़ीरो था, मेरा बिल्कुल बिल्कुल मेरा पढ़ाई से कनेक्शन नहीं था। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे 94 नंबर तक पहुंचाया, वो था पहली बात ईमानदारी। आप अपने प्रति ईमानदार रहो। आप गलत हो, आपके जितने नंबर आ रहे हैं आप लिखो उन चीज़ों को, क्या ठीक है आज के दिन मैंने मॉक लगाया, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो आपका वीक सेक्शन था उस पर आप काम करो। आपका वीक, जैसे मेरा वीक सेक्शन स्टार्टिंग में कैलकुलेशन मेरी कमज़ोर थी। मैं क्वेश्चन को देखता था और उसमें गुणा भाग किए, तो वो चीज़ें मेरी टाइम लेती थी। मेरे को पता चला, मैंने ऐसे मैथ्स करके कैलकुल ऐप है वो डाउनलोड किया और कैलकुलेशन अपनी फ्री टाइम में कैलकुलेशन पे काम किया। रीजनिंग मेरी मजबूत थी, रीजनिंग को अगर रीजनिंग में मेरी मजबूत थी, अगर उसमें एक नंबर भी कटता था तो मुझे दुख होता था। क्या जो मेरा मजबूत सेक्शन है अगर उसमें नंबर कट रहा है तो एक गलती मेरी है, क्यों कट रहा है, ऐसा किस टाइप का क्वेश्चन था जो आया, उसमें मैंने इंप्रूवमेंट किया। फिर जीके, जीके जो 40 नंबर की है एनटीपीसी में, उसको मैंने अपना बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाई किया। पहले मैं वन लाइनर पढ़ता था पर वन लाइनर इफेक्टिव नहीं हुआ मेरे को। फिर मैंने डीपली लूसेंट पढ़ा, लूसेंट में चीज़ों को लिंक करके पढ़ा। उससे मेरे को मतलब मेमोरी याद रखने की क्षमता बढ़ी। और मैंने एक सर थे सोम गुप्ता सर, उनकी मैंने वीडियोस भी देखी। प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, सोम गुप्ता सर करके, अच्छा पढ़ाते हैं सर। इन चीज़ों को मैंने फॉलो किया। साथियों अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको मैं प्रूफ देता हूँ। इधर जैसे मेरे CBT 1 में 62 मार्क्स हैं रॉ मार्क्स, और CBT 2 फाइनल में, CBT 1 में 62 रॉ मार्क्स, CBT 2 फाइनल में 94 मार्क्स। साथियों ये लाइव प्रूफ है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, आप अपने प्रति ईमानदार हो और एनालिसिस आप अच्छा करो। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो साथियों सबसे पहले आप जितना डीपली सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, सिलेबस को कंप्लीट करो। आप सब कुछ भूल जाओ। कभी भी साथियों एक गलती मत करना, कभी भी अपना कंपटीशन औरों से मत करना। हो सकता है अभी आप बिगनर हो, आपकी उम्र 18 से 19 साल ये आपकी उम्र होगी, 18 से 20 साल आपकी उम्र होगी। दूसरी तरफ जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उसी कोचिंग में और दूसरा बच्चा भी होगा जिसकी उम्र 23-24 साल होगी, और वो आपसे थोड़ा आगे होगा। लेकिन आप उसे देख देख के अगर ये करोगे यार ये लड़का ही मेरे साथ पेपर देगा, पर इसका तो इतना सेक्शन मजबूत है यार, ये तो एक सीट खा जाएगा, यहीं आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। भूल जाओ उस लड़के को। अरे वो लड़का 23-24 साल का है, आप 18-19 साल के हो। 3 साल अगर आपने डट के मेहनत कर ली तो ये लड़का आपके कहीं आसपास भी नहीं लगेगा। इन चीज़ों को मत देखो, आप हमेशा एक तो पॉजिटिव चीज़ देखो। अगर आपको कोई चीज़ अगर डिमोटिवेट करती है, आप कमेंट करो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपको कोई भी चीज़ डिमोटिवेट करती है, आपको ऐसा लगता है आप हताश हो, परेशान हो, निराश हो रहे हो, तो आप कमेंट करो। आपको बस उस चीज़ को बस देखने का जरा सा नज़रिया बदल लो, वही चीज़ आपकी आपकी ताकत बन जाएगी। तो साथियों जो मेरा कहने का मतलब था वो ये था कि अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है तो सबसे पहले डीपली आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद आप मोक लगाओ, मोक में जो सेक्शन आपका कमजोर है उस सेक्शन पर प्रैक्टिस करो। जो सेक्शन आपका स्ट्रांग है उस सेक्शन में आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। किसी के लिए मैथ हो सकता है, किसी के लिए जीके हो सकता है, किसी के लिए रीजनिंग हो सकता है। मेनली बच्चों के लिए रीजनिंग सबसे मजबूत सेक्शन होता है, और जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वो मैथ और रीजनिंग में अपने नंबर गंवाते नहीं हैं। जीके, जीके में बच्चों जीके के लिए साथियों मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। धन्यवाद साथियों।